अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स। कल 1 मई था लेबर डे, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के टाइप को सीखे थे। ठीक है, अकाउंट्स के टाइप को सीखे थे, जिसमें अकाउंट्स को जो क्लासिफाई करते हैं, यानी कोई भी आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट वन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट विच बिलोंग्स टू पर्सन, जो रिलेट करता है पर्सन को। पर्सन जो होते हैं वो कितने होते हैं अभी बताऊंगा, बट पर्सनल अकाउंट को भी जब क्लासिफाई करते हैं तो पर्सनल अकाउंट की भी 3 कैटेगरी है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रोप्राइटर इज द नेचुरल पर्सन हु इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज द कैपिटल एंड कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिव। इफ a business entity, if मान लो सपोज करो कि टाटा मोटर्स gave a check to me, तो टाटा मोटर्स ने मुझे डिविडेंड का चेक दिया, तो टाटा मोटर्स तो कंपनी है, टाटा मोटर जो कंपनी है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। वो हमको डिविडेंड, अगर मान लो डिविडेंड अनाउंस की या डिविडेंड की लाइबिलिटी बन रही तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एरियर का, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जब हम पर्सन की बात करते हैं, यहाँ पर पर्सन की जब बात करते हैं तो पर्सन में कौन कौन आता है ये समझ लो। एक आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल समझते हैं, इंडिविजुअल पर्सन, जैसे हम लोग हो गए वो इंडिविजुअल हो गया। एक होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां फैमिली बिजनेस चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट ओनली मीन्स कि हिंदू फैमिली ही बिजनेस कर सकते हैं। आप नाम से सुनते हो कि HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ इस पर हिंदू बिजनेस करते हैं, हिंदू फैमिली, तो ऐसा नहीं है। ये जो HUF है ये बाय लॉ 1956 में क्रिएट हुआ था। कब क्रिएट हुआ था? 1956 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन समझते होंगे कि हिंदू में या कोई भी फैमिली में जो जब कोई ओनर ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली मर जाते हैं, हेड ऑफ फैमिली मर जाते हैं, तो उसका इनहेरिटिव में जो उसके जो मेंबर ऑफ द फैमिली है, जो नॉमिनी है, जो उसके लीगल ओनर जो बनने वाले हैं, उनको क्या होता है, सक्सीड कर जाते हैं, यानी उनके प्रॉपर्टी उसको ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था 1956 में। 1956 में ही क्यों बना था? 1955 में, 1950, 1957 की नहीं, हाँ हो सकता है, लेकिन 1956 में देश में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। 1956 में देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, उस समय इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती है। इंसान मतलब समझ लो कि अधमरा है, उसमें आप खड़े हो रहे हैं, तो उस समय इंडिया की स्थिति थी 1947 तो वही था ना स्थिति, सब कुछ तो लूट लाट के ले गया था, आपको सब कुछ खुद से करना है। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके बाद 5 साल तक एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। किस पे? एग्रीकल्चर पे, यानी प्लानिंग कमीशन सुने होंगे आप, पढ़े होंगे। प्लानिंग कमीशन जो फर्स्ट आया था 1951 से 56 तक था, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में जो बातें हुई थी वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। एंड 56 से 61 पे सेकेंड प्लानिंग कमीशन, जहां पर सरकार जो है इंडस्ट्री को डेवलप करने की सोचती है। क्यों इंडस्ट्री को डेवलप करने की सोचती है? बिकॉज हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे देश में अगर मशीन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री ही नहीं रहेंगे तो जो भी रॉ मटेरियल से तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आएंगे, और हमारे पास मशीन बनाने के लिए है ही नहीं, तो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से हम क्या इंपोर्ट करेंगे? फिनिश प्रोडक्ट। बात समझ में आई ना? तो महंगा कौन होता है? फिनिश प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट। तो सरकार सोचती है कि ऐसा करते हैं ना, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मशीन खरीद लेते हैं, मशीन खरीद लेते हैं इंडिया में, और इंडिया में ही हम सामान बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो 1956 में ऐसे ही बहुत सारे कंपनी लोग भी आए थे ऐसे। HUF जैसे कि बताया कि हिंदू ने फैमिली में सभी रिलीजन के फैमिली बिजनेस कर सकते हैं,
बट इसमें एक एक्सेप्शन है। इस्लाम धर्म के जो फैमिली बिजनेस है वो इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय पार्टीशन हुआ था, जब लॉ बना था तो उस समय इस्लाम धर्म को लाया गया, लेकिन उनको हिंदू वर्ड से प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो दैट्स वाई वो नहीं करते हैं। चलिए, उसके अलावा एक सुनते होंगे आप पार्टनरशिप फर्म। फर्म इज ऑल्सो द पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। सब अलग अलग है। यहाँ इंडिविजुअल अलग हो गया, HUF फैमिली से रिलेटेड होगा। फैमिली में जो मेंबर होंगे वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, वो पार्टनर कहलाएंगे। PARCENER, को मतलब टुगेदर। को मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो जो मेंबर ऑफ फैमिली इन द फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड को पार्टनर। क्या कहेंगे? को पार्टनर। जिसमें गार्जियन जो होता है, जो हेड होता है, उसको कर्ता कहते हैं। KARTA, कर्ता। और बच्चे का जन्म हुआ, मान लो उस फैमिली में जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो पार्टनर बन गया। शादी हुआ तो वो पार्टनर से हट गया, अब वहां चाहे दूसरे फैमिली में गया तो वहां पर होगा। मतलब लड़की की शादी होती है तो दूसरे घर पर जाती है ना। पार्टनरशिप में अलग है। पार्टनरशिप में कोई जैसे मान लो कि 2 भाई भी पार्टनरशिप कर सकता है, 2 दोस्त भी कर सकता है, 2 लोग कम से कम कर सकते हैं, तीनों अलग है। उसके अलावा आप सुनते हुए कंपनी। कंपनी जानते हैं ना? लोकल ऑथोरिटी, ये भी पर्सन है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब लीगल का खाना वाना सब हो गया। कितना हुआ? एक और है AOP/BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगठन। पर्सन मतलब यहाँ फिर नेचुरल पर्सन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इससे हमारा कि 4 पार्टनरशिप फर्म का ही एसोसिएशन है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम सुने हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप सुनते हो ना, व्यापारिक संगठन, ऐसा सुनते ना कि जैसे मान लो कि बाजार में किसी व्यापारी को गोली मार दिया तो सारा व्यापारी दुकान बंद, हम लोग का संगठन है और हम लोग जो अपराधी है उसको पकड़वाने के लिए मांग रहे हैं, ऐसा सुनते होंगे ना। तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितने भी व्यापारी ग्रुप है, मतलब ट्रेड यूनियन सब है। यूनियन मतलब एकता होता है, तो वो सब मिलकर एक ग्रुप बना दिए कि भैया हम लोग को मेंबरशिप फी देते रहना है कि ग्रुप बना रहे, कि हम लोगों पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगा। जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे लॉयर सबका भी एक ग्रुप होता है, यूनियन होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्टूडेंट का भी होता है, सबका अपना होता है। तो हम कह सकते हैं हाँ, जैसे ABP, तो ये क्या है? जब पर्सन यानी बहुत सारे बिजनेस का जो एसोसिएशन है, उसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन मतलब कंपनी, ये सब हो सकते हैं, तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। AOP। अब BOI क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल का ग्रुप होता है। बात समझे? दोनों अंतर एक ही सेम है। पर्सन मतलब पर्सन का संगठन है। पर्सन में कोई फर्म भी हो जाएगा, कोई बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप का संगठन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसको BOI कहते हैं। ये 7 पर्सन है। ये 7 क्या बेटा? पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट समझ गए। पर्सनल अकाउंट आउट ऑफ 3 टाइप्स, द आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग अब इम्पर्सनल को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ये लेक्चर 2 से चल रहा था ना, तो लेक्चर 2 को हम यहाँ पर कॉपी करके इसको नीचे ले आते हैं। आजा भाई। नोट लिख लिया था ना कल वाला? कॉपी चेक करेंगे अभी। देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट, ये 2 टाइप के होते हैं। इम्पर्सनल कितने प्रकार के हैं? 2। रियल अकाउंट और
nominal account. Real account and nominal. The real account and nominal account are the part of impersonal account. रियल अकाउंट जो बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है सर एसेट्स से। किससे? एसेट्स। अब एसेट्स तो आप जानते होंगे, जैसे कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, वेरी गुड, प्लांट एंड कैश एट बैंक। आप समझिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बैंक, अगर सिर्फ बैंक वर्ड लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है, बताओ पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? पर्सनल। और बैंक वर्ड लिखा हुआ है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? नॉमिनल तो अभी डिस्कस नहीं किया। पर्सनल और रियल में कौन है? बोलो बोलो बोलो। ये पर्सनल है। कल भी हम इस पे फोकस किए थे कि देखिए बैंक और बैंक बैलेंस दोनों अलग अलग है। बैंक हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, है ना बेटा? तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, तो ये पर्सनल है, आर्टिफिशियल। जब पर्सनल पूछे तो उसमें आर्टिफिशियल भी हो, नेचुरल भी हो, और कुछ हो, पर्सनल बोल दो ना। जैसे मैं पूछा कैपिटल क्या है, पर्सनल है कि नहीं है? तो हाँ सर पर्सनल है। ड्रॉइंग्स क्या है? सर पर्सनल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सर पर्सनल है। टाटा मोटर्स क्या है? सर पर्सनल है। राजू क्या है? पर्सनल है। तो हम ये नहीं पूछ रहे कि पर्सनल कौन प्रकार के, पर्सनल है कि नहीं है वो बताना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक इज द एंटिटी, बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना? वो तो एंटिटी है जो हमारा काम करती है, हमारे को मेरा पैसे जमा लेती है, मुझे लोन देती है, और भी कोई काम करती है। लेकिन अगर ये लिखा रहे कैश एट बैंक, तो ये पर्सनल, ये हो जाएगा रियल। अगर लिखा रहा है बैंक बैलेंस, तो ये भी क्या होगा? रियल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल बिलोंग्स टू एसेट्स, ठीक है ना? ये सब हो गया। आपका स्टॉक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना? दीज आर द रियल। नॉमिनल जो होता है वो बिलोंग करता है हमारा एक्सपेंसेस। किससे बिलोंग करता है? एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस स्लैश इनकम्स स्लैश गेन्स। क्या एक्सपेंस और लॉस सेम होता है कि अलग होता है? अलग होता है। बताइए एक एक्सपेंस का एग्जांपल, एक लॉस का एग्जांपल। एक्सपेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल से एक्सपेंस में, वेरी गुड। और लॉस कोई गुड बेचे, हम मतलब जितना प्राइस का मार्केट वैल्यू से कम पे बेचने पे तो मतलब हम लोग को घाटा होता है, तो लॉस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग। एक्सपेंस और लॉस दोनों अलग अलग होता है। एक्सपेंस इन द सेंस जहां पर मेरा कोई कंपैरिजन नहीं होता है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस से। हम कुछ कंज्यूम करते हैं, कोई चीज क्या करते हैं? कंज्यूम, सर्विस कंज्यूम करते हैं या कोई क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, उस पर जो हम पेमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर्स हो गया। यहाँ जो एक्सपेंस सर लेंगे ना, वो सर एक्सपेंस कौन सा लेंगे? कैपिटल की रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू लेंगे। तो यू नो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन खरीदे तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। बट मशीन तो हमारा रियल अकाउंट है, मशीन हमारा क्या है? रियल है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करेंगे, जो हमारी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके, 20-25 सेक्शन बताए थे। जैसे बताइए, एग्जांपल बताइए कुछ, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बताइए बेटा क्या होगा एक्सपेंसेस? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, वेजेस, फ्रेट, कैरेज, यूटिलिटी बिल,
आप तो एकदम रट लिए हुए हैं। ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, कुरियर, डेप्रिसिएशन, स्टाफ वेलफेयर, कस्टमर हॉस्पिटैलिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, these all are the expenses and these all are related to nominal account. Nominal, तो नॉमिनल जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट का है। कौन से अकाउंट का? नॉमिनल। अब सर लॉस की बात करते हैं तो लॉस कब होता है? व्हेन वी सेल द गुड्स बिलो द कॉस्ट प्राइस। When we sold the goods below मतलब कॉस्ट से कम पे बेचे तो क्या हो गया? लॉस ही ना हो गया। अब मान लो कि मेरी जो एक एसेट से 25,000 की हमने 20 में बेच दिया तो 5,000 का लॉस है, तो that 5,000 इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, वो लॉस कहलाएगा। 25,000 का वैल्यू 20 में बेच रहे हो तो 20 जो आ रहा है 25 का जा रहा है वो नॉमिनल के नेचर का नहीं होगा, वो तो रियल एसेट्स की बात कर रहे हो आपसे। 20 का कैश आया मान लो बेचने पे आया ना, तो कैश क्या है? रियल है। वो 20 और 25 के बीच का जो डिफरेंट 5,000 जो लॉस है ना वो है नॉमिनल। मेरी बात समझ में आई ना? उसका इनकम और गेन क्या दोनों सेम है क्या अलग है? फिर गेन्स को प्रॉफिट कहते हैं। गेन्स को क्या कहते हैं? जस्ट द वाइस वर्सा ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम और गेन्स अलग है। आप बताइए एग्जांपल दोनों का। ईशान आप बता रहे थे अलग है। इनकम का हाँ सर डिस्काउंट प्रॉपर बोलो। डिस्काउंट तो एक्सपेंसिव हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव मतलब कि क्रेडिटर ने मुझे कोई डिस्काउंट दे दिया तो मेरे लिए इनकम हो गया ना। गेन्स के क्या बताइए? गेन्स का गेन्स आप लोग बताइए। गेन मीन्स फायदा, गेन मीन्स प्रॉफिट है ना। तो क्या एग्जाम्पल होगा? आप सबके माइंड में है, दिमाग में। अरे जो भी चीज बोले, अरे जो बोले उसका उल्टा कर देते कि सर जब when we sold the goods above of cost price, बिलो को एवब कर दो ना, हो गया। 20,000 के सामान है हमने 30 में बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। तो 20 के सामान को 30 में बेच दिया तो 30 मुझे मिला, वो कैश है मान लो, तो रियल चला गया। लेकिन जो 10 एक्स्ट्रा आया वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? गेन। तो जो गेन हो रहा है ना वो भी क्या है? नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये सब का हम नाम लिख दे कि आप जान रहे हैं कि ये अर्लियर चैप्टर की यहाँ पर लिख दे कि मेंशन इन अर्लियर चैप्टर लिख दे ना। लिखते हैं हम, लिख ही देते हैं कुछ नाम, ना तो तुम लोग ढूंढते रहेगा। तुम लोग इतने लेजी हो के बोले दूर पिछला चैप्टर को नहीं अभी भी लिखा है तो सब ठीक रहता है क्या? बताओ बोलते जाओ। क्या होगा? सैलरी, वेजेज, रेंट, न्यूज़पेपर, कन्वेंस, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइवर सैलरी, हाँ हो जाएगा। बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। ओवरड्रिफ्ट क्या होता है? नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा बताइए? कल बताए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? वेरी गुड। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो एक्शन लिए। और बताओ। गुड गुड। कस्टमर हॉस्पिटैलिटी। देखो जितना बोलोगे ना उतना इजी होगा। तुम पता हो कि हॉस्पिटैलिटी की जो कॉमर्स लिए हो उसमें तुम कॉमर्स के नर्सरी में हो। कहाँ हो? नर्सरी। तो तुम्हें एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। 10th तक हम वही फिजिक्स में इक्वेशन सब होता है ना, केमिस्ट्री में इक्वेशन होता है। अरे कुछ होता है भाई, चलना हम जो बात बोले समझ कि हाँ वही होता है। तो वही सब पढ़ते हैं, माथा का दर्द होता है एकदम। वहां जाते थे सर डांटते थे। अब कॉमर्स में आए, बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं। मेरा अच्छा बहुत मन था कि बिजनेस के बारे में जाने, पैसा कैसे बनता है वगैरह वगैरह। तो आप में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट होगा? जब आप अपना दिल लगा लोगे वहां पर। तो पढ़ाई पे क्या लगाओगे? दिल। और दिल के साथ क्या लगाना है? दिमाग। जब दिल और दिमाग एक जगह है ना तो इंसान 3 घंटा के साथ 4 घंटा भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका माइंड में क्या है, फोकस होना चाहिए कि भैया हमको ऐसा करना है कि भैया 5 साल बाद हम पैसा बनाना सीखेंगे, पैसा बनाने लगेंगे। अभी हम पैसा बनाना सीख रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लाइए, यानी बात करेंगे, बोलिए, सब इससे क्या होगा, क्लैरिटी भी आएगा। और जो आपके अंदर का जो हेजिटेशन है ना, क्योंकि कॉमर्स में जो बच्चे आते हैं ना, कॉमर्स में तो स्टार्टिंग में इतना हेजिटेशन रहता है, यार सब कुछ नया होगा, क्या होगा क्या नहीं। अब 2 क्लास बाद वाला ज्वाइन करेगा ना, अरे यार अब तो कुछ पता नहीं क्या होगा। और उसका कोई भैया अगर लिया तो जाओ ना डेबिट क्रेडिट में बुलाएगा, तुम डेबिट क्रेडिट। अभी तक आप आए हैं, अभी तक हम आपको डेबिट क्रेडिट में घुसाया ही नहीं। डेबिट क्रेडिट सुना है कभी? अभी बोले एक भी वर्ड यूज किया डेबिट क्रेडिट कि ये डेबिट और क्रेडिट? बोल भी नहीं किया। हमको पता है कि आप लोग जैसे आए हो तो जरूर कोई बोल देगा कि डेबिट क्रेडिट जान ले लेगा। होता क्या है ना, जो एजुकेशन सिस्टम जो है बिहार में कॉमर्स को इंफीरियर कैटेगरी में डाला गया है, जो फैक्ट है बेटा। अब इंफीरियर कैटेगरी तो जो अच्छे टीचर जो कॉमर्स के, वो आपको बिहार में रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते हैं? अरे यार बच्चा कॉमर्स लेता ही नहीं तो कमाई तो है नहीं, तो क्या है हम फालतू के यहाँ समय लगाए। लेकिन जब आप बिहार से जब बाहर जाते हो, दिल्ली जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तमिलनाडु, कर्नाटका, कहीं भी जाओ, गुजरात जाओ, वहां पर अच्छे मतलब कि जो बिलियनियर फैमिली के जो बच्चे हैं वो कॉमर्स लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, इसलिए कि उनको फाइनेंस में करियर बना है, क्योंकि जानते हैं कि सबसे अधिक जो ये है ना, वो फाइनेंस में ही है। सबसे अधिक पैसा कहाँ है? अब अगर मान लो हम थोड़ा सा सोचे 2%, क्योंकि आप लोग ऐसे पर्सन हो गए कि आप सोच सकते हैं, बच्चे तो नहीं है ना, सोच सकते हैं ना। सोचिए कि अगर साइंस बिहार में बहुत ज्यादा लेते हैं, आर्ट्स लेता है, सब यूपीएससी आईएएस करने जाता है, तो बिहार इकोनॉमिकली आगे क्यों नहीं? आज बताइए समाज में किसको अच्छा माना जाता है? जो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार है वो, या जो ईमानदार के साथ पैसा वाला है वो? ईमानदार के साथ पैसा वाला। पैसे की पूछ है ना। अब पैसा जाने इकोनॉमिकली अगर आपको बिहार को आगे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो मिथ ट्रेडिशन है ना, कस्टम्स जो है कि साइंस, क्योंकि हम सोसाइटी में भी दिखाएंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी साइंस ली है, भले वो 60% 55% कैटेगरी में जा रहा है, होता है ना बेटा। देखिए 50% फैमिली जो होते हैं ना, साइंस अपने बच्चे को इसलिए दिलाते हैं कि सोसाइटी में मेरा इज्जत रहे। क्या रहे? इज्जत। अब बेटी क्या करती है? कॉमर्स बोलेंगे तो खराब कर देगा, उसका होता है ऐसा बेटा। क्या हम ये कहा बोले खराब है? हम ये बोले कि कॉमर्स खराब हो रहा गया है, खराब नहीं है। कॉमर्स जैसे हमने शुरुआत कहा किया कि बिहार में जो कॉन्सेप्ट है कॉमर्स की, कॉमर्स को इंफीरियर माना गया। हम कॉमर्स को अच्छा बनाने जा रहे हैं। साइंस ऑलरेडी ठीक है, अब कहाँ बोले खराब बेटा। लेकिन आप अगर साइंस, कोई स्टूडेंट साइंस के लायक नहीं है, वो भी जबरदस्ती साइंस ले लिया, कैरियर फाइनेंशियली नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो फिर तो वैसे ही हो गया ना। इसलिए जहां तुम्हारा स्किल हो ना, उसके अनुसार काम करो। समझ गए? चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सब देखो यहाँ और भी लिख दे कि समझ गए, समझ गए, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आने वाले हैं। 1-2 एग्जाम्पल। अच्छा बुक किसी ने खरीदा है? हाँ। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बुक थोड़ा सा। देखो खरीद लिया सब लोग, मार्केट में आ गया है, मार्केट में आ गया है थोड़ा सा। चलो आई थिंक सबका हो गया है, कुछ कंफ्यूज में है, कंफ्यूजन में है। कैश, चलो हम लोग एक एक डिस्कस कर लेते हैं। आपका हो गया बेटा? आपसे एक सवाल, कैश कौन से अकाउंट में जाएगा? वेरी गुड। चलो बैंक, अर्पिता बैंक, पर्सनल, वेरी गुड। चलो तान्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल।
चलो अन्वेषा सेल्स, नो सेल्स हम गुड्स का करते हुए हमारे लिए इनकम है तो नॉमिनल हो जाएगा। चलो उत्कर्ष लीजल प्रॉपर्टी, डीएम, वेरी गुड। उमंग ड्राइंग्स, सर प्रश्न, वेरी गुड। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स कौन विड्रॉ करेगा? स्टाफ की, एम्प्लॉय की, प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर डिस्काउंट रिसीव, रिसर्व वन, हमको बोलो इसका मतलब सिर्फ इसमें आएगा ना नॉमिनल। गुड। चलो 2 नंबर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसको बैड डेट्स पढ़ते हैं, डेट्स, डेट्स नहीं, बहुत नहीं कुछ होगा, डेट्स। डेविड बोल रहा है, नहीं डेट्स बोले हैं सर, डेविड बोल रहा है, डेविड बैड डेट रिटर्न ऑफ बोले बोला, बोले क्या जाएगा? प्रश्न बैड डेट होता है जो पैसा आने वाला नहीं, डूब गया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जो हम खत्म कर दिए, मतलब लॉस मान लिया। सर रिटर्न ऑफ, हाँ बेटा, रिटर्न ऑफ का मतलब हुआ खत्म कर दिए, पीएल में हम लॉस मान लिए। पीएल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, जो एक अकाउंट बनता है, आगे हम लोग समझेंगे पीएल क्या होता है, ठीक है ना? हाँ चलो, कौन है आप? आयुष जी बोलिए। परचेज, सर परचेज सर उसमें चला जाएगा सर, नॉमिनल नॉमिनल जाएगा, खर्चा गुड्स खरीद रहे हैं। चलो ईशान, बैड डेट रिकवर्ड, अरे भैया बैड डेट रिकवर, हाँ बताइए। नॉमिनल वेरी गुड। बैड डेट इनकम है, आइए साथ इनकम के एग्जांपल में बताए भी थे। चलो फिर किस पे आएंगे अब हम? इधर तो सब हो गया, फिर बताइए पल्लवी जी। प्लांट एंड मशीनरी, वेरी गुड, रियल। चलो अर्पिता, अब क्या है? कैपिटल, इजी है, बोलो। पर्सनल, चलो तान्या, इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट बताइए? रॉन्ग है, अब बताइए इंटरेस्ट। हम सही कर दिए हैं। इंटरेस्ट पेड क्या होगा? पेड कर रहे हैं, खर्चा है, कहाँ जाएगा? हाँ अब हम सही कर दिए थे क्या? हैं? देखा? एक्रूड लगा था, ये बना। एक्रूड इंटरेस्ट इधर जाएगा, पर्सनल एक्रूड है, बकाया है। देखो ए बुआ, सुनो, सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, नॉमिनल, वेरी गुड। आज सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये पर्सनल। अब देखो दोनों में अंतर समझ में आ गई ना? दोनों जगह तो सैलरी है, बट सैलरी एक एक्सपेंस है, तो ये मेरे लिए नॉमिनल हो गया। बट सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब किसी स्टाफ का बकाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लायबिलिटी में ही बन रही, तो वो क्या हो गया? बोलो ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? पर्सनल। तो अंतर समझेंगे। अगर इंटरेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट होगा नॉमिनल। इंटरेस्ट क्या होगा? चाहे वो इंटरेस्ट पेड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्रूड लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट बकाया, हमको किसी से इंटरेस्ट लेना है, दिस इज नॉट द नॉमिनल, दिस इज पर्सनल। दिस इज पर्सनल बिकॉज एक्रूड इंटरेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को। समझ में बेटा? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ लीजिएगा। तो इंटरेस्ट पेड जो है, कहाँ करिए? हाँ, इंटरेस्ट पेड हो गया नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो पर्सनल, वेरी गुड। चलो उत्कर्ष,
अब क्या है, प्रीपेड रेंट, सर बीएल एनबीपीडीसीएल, प्रीपेड क्या था वहां पर, एक्सपेंसेस था, इलेक्ट्रिसिटी। प्रीपेड रेंट बिलोंग रिप्रेजेंट करता है रेंट को, रेंट है नॉमिनल, अब प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल। चलो उसके बाद कैरेज इनवार्ड, इनवार्ड होता है जैसे कोई सामान जब हम खरीदते हैं तो सामान खरीदते हैं तो हम खरीद कर अपने यहाँ लाते हैं, तो अपने यहाँ जब लाते तो उसमें जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ला रहे हैं, ट्रक से, ट्रैक्टर से या कोई भी सामान से, तो उसका हम कैरेज पेमेंट करते हैं। तो कैरेज जब हम पेमेंट करें ऑन परचेज तो वो इनवार्ड, वार्ड मतलब होता है जगह जहाँ वार्ड में आया, इन मतलब अंदर, अब कैरेज मतलब ढुलाई, तो जो सामान हम खरीदने में जो पेमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं कैरेज इनवार्ड। अब मान लो कि सर हम सेल कर रहे हैं और वहां हम ही पेमेंट कर रहे हैं कैरेज, तो क्या वो कैरेज इनवार्ड कहलाएगा, कैरेज आउटवार्ड कहलाएगा, आउटवार्ड कहलाएगा। यानी कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स इज कॉल्ड कैरेज आउटवार्ड, बट कैरेज ऑन परचेज इज कॉल्ड कैरेज इनवार्ड। कैरेज ऑन परचेज इसको हम कैरेज इनवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैरेज ऑन सेल्स जो है कैरेज आउटवार्ड कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, सर आउटवर्ड में थोड़ा एक्सप्लेन। वेरी गुड। सेल्स जब हम करते हैं क्या करते हैं बेटा, तो सामान हमारा बाहर जाता है कि अंदर आता है, बाहर जाता है। आउटवार्ड मतलब कि बाहर कहीं जा रहा है, उसका पेमेंट मतलब कि जो सामान भेजने का खर्चा हम ही उठा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, सेलर कहता है चलो ठीक है हम ही पेमेंट कर देंगे बाहर आ रहा, तो ये कहलाएगा कैरेज। और सामान जो बाहर जा रहा है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये आउटवार्ड कहलाएगा, इसको कैरेज आउटवार्ड। तो कैरेज आउटवार्ड इज जस्ट द वाइस वर्सा ऑफ कैरेज इनवार्ड। व्हेन वी पे कैरेज ऑन परचेज यानी को कैरेज इनवार्ड, बिकॉज़ परचेज में हमारा सामान अंदर आता है तो ये इनवार्ड हो गया, इनवार्ड। वार्ड मतलब जगह, इन मतलब अंदर, हमारे यहाँ सामान आ रहा है तो वो इनवार्ड हो गया, और हमारे यहाँ सामान जा रहा है तो क्या हो गया, आउटवार्ड हो गया, आउट। तो कैरेज आउटवार्ड एंड कैरेज इनवार्ड both are different, both are expenses but both the meaning of both are different. When we pay carriage on sales, carriage outward. When we pay carriage on purchase, carriage inward. कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? चलो ये हो गया प्रीपेड कैरेज इनवार्ड हो गया। कैरेज इनवार्ड लिखे है कि नहीं लिखे है, ये है हमारा नॉमिनल। फिर गुडविल है, गुडविल क्या हो जाएगा, देखो लाइनिंग इतना हुआ कि पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। चलो तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बोलो हाँ या ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है कुछ टर्म समझ लीजिए अभी, जैसे जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर वर्ड लिखा रहा है सैलरी, क्या वर्ड लिखा रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और एक्सपेंसेस कहलाएगा तो ये हमारे लिए नॉमिनल होगा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है बुआ, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। इफ समवन आस्क यू इज द सैलरी आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंसेस, क्या जवाब होगा आपका, नो, इट इज लायबिलिटी, है ना। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो सैलरी हमने अभी तक पे
नहीं किया है, सैलरी अभी तक हमने पे नहीं किया है, ये हमारा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि सर हम जो है टू पे इन नियर फ्यूचर। और जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बेटा? उसी प्रकार मान लो लिखा हुआ है रेंट, ठीक है, तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मानेंगे एक्सपेंस। क्या है बेटा? सर एक्सपेंस तो ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हुआ। डिफरेंशिएशन समझिए। लेकिन रेंट प्रीपेड लिखा हुआ है, देखो रेंट प्रीपेड इवन तो ये एसेट्स होता है बट ये रियल नहीं होगा, बिकॉज रेंट प्रीपेड रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को देंगे, सॉरी हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को, हमने लैंडलॉर्ड को एडवांस दे रखा है। रेंट प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? रेंट एडवांस दिए हुए। रेंट प्रीपेड का मतलब, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन, हम पहले ही से दे रखा है ज्यादा रेंट, तो प्रीपेड प्रीपेड आप देखते होंगे प्रीपेड सिम, तो प्रीपेड सिम क्या होता है? पैसा भराइएगा तो ना बात करिएगा। प्रीपेड मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो पैसा डालिएगा तो ना बिजली चलाइए यूज करिएगा। तो प्रीपेड मतलब होता है पहले, पेड प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब होता है पहले, प्री का और भी मतलब कि वर्ड होते हैं। प्री को हम प्रायर भी कहते हैं, प्रायर भी कहते हैं, बिफोर तो जानते ही होंगे और पहले, है ना, तो प्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऑन एक्सपायर्ड के नाम से भी जानते हैं, नया वर्ड समझ लीजिए क्योंकि अकाउंट्स में ये वर्ड भी मिलेंगे। ऑन एक्सपायर्ड, ऑन एक्सपायर्ड मींस व्हाट, कि जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। जैसे रेंट मान लो कि मार्च तक हमने दिया, तो मार्च तक तो एक्सपायर हो गया, अभी 2 महीने ना, अभी 2 महीने मान लो हमने अप्रैल का पैसा दे रखा था, तो अप्रैल का पैसा 30 अप्रैल को एक्सपायर हो गया। अगर मान लो कि मई का दे रखे हैं, राइट नाउ वो मई का पैसा अभी क्या है? एक्सपायर्ड क्या? अनएक्सपायर्ड। तो अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड हो गया ना, कि हम पहले दे रखे हैं, तो अनएक्सपायर्ड भी वर्ड आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अनएक्सपायर्ड को आप प्रीपेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रीपेड। जैसे आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है मतलब बकाया, लेकिन क्या सर हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड ही रहे? आउटस्टैंडिंग का और भी मतलब है, बताए हुए याद है? कोई बता सकता है? बोलिए बेटा, आउटस्टैंडिंग का और क्या नाम है? एरियर। आउटस्टैंडिंग के और भी नाम है, जैसे एरियर, एरियर का मतलब भी होता है बकाया, होता है ना। और क्या नाम है? ड्यू। बहुत अच्छा जवाब, ड्यू। ये सब लिखवाए हुए बताए हुए, अगर नहीं बोले इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और बोलिए 1 2 बोलो। पेबल, बकाया का मतलब नॉट येट पेड, येट टू बी पेड, सबका मतलब तो वही हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जब मिलते हैं हमारे आगे, क्वेश्चन जब आएंगे तो हर जगह आउटस्टैंडिंग ही मिलेगा ऐसा नहीं है, कहीं ड्यू लिख देगा, कहीं एरियर लिख देगा, तो यू हैव टू बी कोरिलेट। आपको समझना है कि भैया सबका मतलब वही है। जैसे यहाँ पर प्रीपेड था, प्रीपेड है तो प्री मतलब होगा पहले, पेड कर दिया यानी रेंट वो खर्चा होने से पहले हमने दे दिया, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड। इसका मतलब होता है पेड इन एडवांस। प्री को हम प्रायर भी कहते हैं, बिफोर भी कहते हैं, और इसका अनएक्सपायर्ड होता है, जो एक्सपायर, जो खर्चा हमारा एक्सपायर यानी जिस खर्चा को हमने अभी कंज्यूम नहीं किया है और पे कर दिया। जैसे 100 रुपए का ड्यू था बिजली बिल, हमने 1000 का रिचार्ज कर लिया, तो 900 अभी भी एक्सपायर्ड नहीं ना हुआ, 900 का कंज्यूम नहीं किए, तो वो अनएक्सपायर्ड हो गया, प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड का मतलब समझ गए? तो अब बताओ, जैसे रेंट प्रीपेड हमारे लिए क्या है? एसेट्स। बट रेंट प्रीपेड रिप्रेजेंट्स टू द लैंडलॉर्ड, तो ये हमारे लिए एसेट होते हुए भी रियल नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बेटा पर्सनल। सर अगर रेंट प्रीपेड वर्ड लिख दिए, अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड रहेगा तो सब पर्सनल होगा। एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर प्रीपेड और एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर आउटस्टैंडिंग
listen carefully. If we write the salary outstanding, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। और ये कौन सा अकाउंट है? तो सर अगर रेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या उसका अलग मतलब होगा? नहीं, सेम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग समझो, क्या समझो? एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इसमें पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रिप्रेजेंट टू समवन, रिप्रेजेंट कह सकते हैं। यस सर। Therefore, it is कौन सा अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट। अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरे लिए क्या है? और प्रीपेड है तो क्या है मेरे लिए? एसेट्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उसी प्रकार एनी इनकम एक्रू, इनकम एक्रू का मतलब समझते हैं कि इनकम बन गया लेकिन मुझे मिला नहीं है। जैसे अभी आपका इंटरेस्ट एक्रू रहा होगा, है ना? तो एनी इनकम एक्रू और एडवांस। इनकम एडवांस क्या है? लायबिलिटी क्या है? हाँ, इनकम एडवांस एसेट्स की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। और एक्सपेंसेस एडवांस दिए तो एसेट। देखो हमने अगर रेंट एडवांस में दे रखा है तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गया, प्रीपेड रेंट। बोलो हाया। लेकिन लैंडलॉर्ड ने रेंट एडवांस ले रखा तो उसके लिए इनकम एडवांस हो गया, तो उसके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। क्या मैटर करता है? पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप किसके पॉइंट से चल रहे हैं ना। तो एनी, और इनकम एक्रू का मतलब इनकम बन गया बट मुझे मिला भी नहीं है। तो एनी इनकम एक्रू और इनकम एडवांस, अब ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा हाँ या ना? यस। टू समवन, देयरफॉर ये क्या होगा? इट इज पर्सनल। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब समझो ध्यान से, इनकम या एक्सपेंसेस कहीं भी प्रीपेड एडवांस कुछ लिखा हुआ है? ऐसा आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। कौन सा अकाउंट होगा? हमको लग रहा है इनकम हो सकता है तो ऐसे। तुम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने आप को। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल कैसे होगा बेटा? अभी जस्ट बोला कि कोई भी इनकम है ये नॉमिनल होगा बेटा, कहीं आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा हुआ है। तो वाह, कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। समझ गए बेटा? लेकिन देखो इनकम या एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिएगा। इनकम में अगर वो एक्रू है, क्या है बेटा? या इनकम क्या है? एडवांस। ये हो सकता है इनकम एक्रू मतलब इनकम बकाया मिला नहीं है अभी तक, मिलना है मिला नहीं, क्या है? एसेट की लायबिलिटी? एसेट। वेरी गुड। और हम इनकम एडवांस में ले लिए किसी से, लायबिलिटी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक्सपेंसेस में अगर वो आउटस्टैंडिंग है, ओएस लिख देंगे तो आउटस्टैंडिंग मान लीजिएगा। ये मेरे लिए क्या है? और एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड है तो अब देखो ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है? अब देखो तो यहाँ इनकम अगर एक्रू वर्ड लिखा हुआ है, इनकम अगर एक्रू लिखा हुआ है या इनकम एडवांस लिखा हुआ है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, एक्सपेंस प्रीपेड लिखा हुआ है, ये नॉमिनल नहीं है। ये नॉमिनल नहीं है। ये तो कौन सा अकाउंट है जी? ये कौन सा अकाउंट है? डिफरेंशिएशन समझ गए? बोलो हाँ। चलो यहाँ कहाँ तक? ये सब तो लिख लिए हुए हैं। ये तो कर, इसमें करेक्शन कर लिया ना आप लोग? कितना समय में लिख लीजिएगा? ये और ये ऊपर भी है सर। ऊपर भी है? कहाँ ऊपर? कर लिख लिए हैं। चलो पीडीएफ चला जाएगा। आप अभी
29 तारीख के बाद भैया आवाज भेज देते हैं। आप वो क्लासरूम में ज्वाइन किए हैं, मोबाइल का यूज करते हैं? पल्लवी जी आपसे पूछ रहे हो। तुम ये काम करो, यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं डालता है क्या? सब गलत चेक कर, तुम सब्सक्राइब काहे नहीं किया है? किए हुए हैं। हाँ सर, आया